स्वीकार्य अभिवादन नमस्कार। हैरी पॉटर। जेके रोलिंग का जादुई संसार मनोरंजन से कहीं आगे है। ये एक जटिल नियम आधारित ब्रह्मांड है जो नैतिक और दार्शनिक प्रश्नों को उठाता है। अपनी सीमाओं और विवादों के बावजूद हैरी पॉटर की श्रृंखला आधुनिक साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और पाठकों को न केवल एक जादुई दुनिया में ले जाती है बल्कि वास्तविक दुनिया के बारे में गहन विचार करने के लिए प्रेरित करती है। हैरी पॉटर एक जादुई ब्रह्मांड है जिसमें दोस्ती, साहस, प्रेम, संघर्ष और पहचान की गूढ़ कहानियां बुनी हुई हैं। तो आइए आज सुनते हैं हैरी पॉटर और पारस पत्थर का पहला अंक। एक लड़का जो जिंदा बच गया। प्रिविट ड्राइव के मकान नंबर 4 में रहने वाले मिस्टर और मिसेस डर्जली गर्व से कहते थे कि हम तो पूरी तरह सामान्य लोग हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लोग किसी रहस्यमय या अजीब चीज में उलझ सकते हैं, क्योंकि वो इस तरह की बेतुकी बातों से दूर रहते थे। मिस्टर डर्जली ग्रनिंग्स नाम की कंपनी की डायरेक्टर थे जो ड्रिल बनाती थी। मोटे, तगड़े और उनकी गर्दन तो ऐसे जैसे थी ही नहीं, हालांकि मूछें बहुत बड़ी थी। मिसेस डर्जली सुनहरे बालों वाली दुबली महिला थी और उनकी गर्दन सामान्य से लगभग 2 गुनी लंबी थी। ये लंबी गर्दन उनके बहुत काम आती थी क्योंकि बगीचे की मुंडेर के पार ताक झांक करने में और पड़ोसियों की जासूसी करने में वो अपना बहुत सा वक्त बिता देती थी। उनका एक बेटा था, उसका नाम था डडली। मिस्टर और मिसेस डर्जली का मानना था कि दुनिया में उससे अच्छा बच्चा तो हो ही नहीं सकता। उन्हें सबसे ज्यादा डर लगता था कि कहीं वो रहस्य किसी को पता ना चले। वे ये सोच भी नहीं सकते थे कि यदि पॉटर परिवार के बारे में किसी को पता चला तो उनका क्या होगा। मिसेस पॉटर मिसेस डर्जली की बहन थी, परंतु वो कई सालों से एक दूसरे से नहीं मिली थी। सच तो यह था कि मिसेस डर्जली यही बताती थी कि उनकी कोई बहन नहीं है, क्योंकि उनकी बहन और उसका निकम्मा पति उन लोगों से उतने ही अलग थे जितना अलग होना संभव था। ये सोचकर ही डर्जली पति पत्नी के होश उड़ जाते थे कि अगर पॉटर पति पत्नी उनकी गली में आ जाएं तो उनके पड़ोसी क्या कहेंगे। वे जानते थे कि उनका एक छोटा सा बेटा भी है, पर उन्होंने उसे कभी देखा नहीं था। वो बच्चा भी एक बड़ा कारण था जिस वजह से वे पॉटर दंपत्ति से दूर रहते थे। वो नहीं चाहते थे कि डडली इस तरह के बच्चे से मिले जुले। जब मिस्टर और मिसेस डर्जली उस बोझिल मंगलवार को सोकर उठे जहां से हमारी कहानी शुरू होती है, तो बादलों से भरे आसमान को देखकर कोई ये सोच नहीं सकता था कि पूरे देश में अजीबो गरीब रहस्यमयी घटनाएं जल्द ही होने वाली हैं। मिस्टर डर्जली ने ऑफिस जाने के लिए गुनगुनाते हुए अपनी सबसे बोरिंग टाई निकाली और मिसेस डर्जली ने चहकते हुए इधर उधर की बातें की। इसके साथ ही वे हल्ला मचा रहे थे डडली को ऊंची कुर्सी पर बिठाने के लिए। उनमें से किसी ने भी ये नहीं देखा कि एक बड़ा सा भूरा उल्लू उनकी खिड़की के पास पंख फड़फड़ाते हुए गुजर गया। 8:30 बजे मिस्टर डर्जली ने अपना ब्रीफकेस उठाया, पत्नी का गाल थपथपाया और डडली को चूमने की कोशिश की, पर कर नहीं पाए क्योंकि डडली झुंझला रहा था, अपना नाश्ता दीवार पर फेंक रहा था। शैतान कहीं का। मिस्टर डर्जली ने घर से निकलते समय हंसकर लाड से कहा। अपनी कार में बैठ गए और 4 नंबर के पोर्च से बाहर आ गए। सड़क के मोड़ पर डर्जली ने सबसे पहली अजीब चीज देखी, एक बिल्ली जो नक्शा पढ़ रही थी। एक पल को तो डर्जली ये समझ ही नहीं पाए कि उन्होंने क्या देखा था। सिर झटका और दोबारा देखा। एक भूरी बिल्ली प्रिविट ड्राइव के मोड़ पर खड़ी है, पर नक्शा कहीं नहीं दिखा। उनके दिमाग में भी कैसे अजीब विचार आते हैं। हो सकता है रोशनी की वजह से आंखों को धोखा हुआ हो। मिस्टर डर्जली ने आंखें झपकाई, बिल्ली को घूरा, बिल्ली ने पलटकर उनको घूरा। मिस्टर डर्जली मोड़ पर मुड़े और सड़क पर आगे बढ़ गए। उन्होंने कार के शीशे में फिर बिल्ली को देखा। बिल्ली अब उस साइन बोर्ड को पढ़ रही थी जिस पर लिखा था प्रिविट ड्राइव। नहीं, वो साइन बोर्ड को देख रही है। बिल्लियां ना तो नक्शे देख सकती हैं और ना ही साइन बोर्ड पढ़ सकती हैं। मिस्टर डर्जली ने कंधे उचकाए और बिल्ली को अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया। शहर की तरफ बढ़े तो उनके दिमाग में कुछ और नहीं था ड्रिल के उस बड़े ऑर्डर के सिवा जो उन्हें उस दिन मिलने की उम्मीद थी।
परंतु शहर के करीब पहुंचते पहुंचते उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके दिमाग से ड्रिल का विचार बाहर निकाल दिया। हर सुबह की तरह जब वो ट्रैफिक जाम में फंसे तो उनका ध्यान इस तरफ गया कि आज बहुत से लोग अजीब कपड़े पहन के घूम रहे हैं। चोगे पहने लोग हर तरफ हैं। मिस्टर डर्जली अजीब कपड़े पहनने वाले लोगों को पसंद नहीं करते थे। आजकल के ये जवान लड़के लड़कियां कैसे उटपटांग कपड़े पहनते हैं, उन्होंने सोचा। ये कोई बेवकूफी भरा नया फैशन होगा। उन्होंने अपनी उंगलियों से स्टीयरिंग व्हील पर तबला बजाया। तभी उनकी निगाह पास में खड़े कुछ अजीब लोगों के झुंड पर गई। वो रोमांचित होकर कानाफूसी कर रहे थे। मिस्टर डर्जली आग बबूला हो गए। उन्होंने देखा उनमें से दो तो बिल्कुल जवान नहीं थे। अरे, उस आदमी की उम्र तो मुझसे भी ज्यादा होगी। उसे शर्म नहीं आती? ऐसा गहरे हरे रंग का चोगा पहना है। उसकी ये मजाल। परंतु तभी मिस्टर डर्जली ने सोचा कि शायद इसका संबंध किसी मूर्खतापूर्ण काम से हो सकता है ये लोग किसी चीज के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हों। हाँ, यही होगा। ट्रैफिक फिर चालू हुआ। कुछ समय बाद मिस्टर डर्जली कंपनी की कार पार्किंग में पहुंच गए। उनका दिमाग फिर ड्रिल में उलझ गया। मिस्टर डर्जली 9वीं मंजिल पर अपने ऑफिस में हमेशा खिड़की की तरफ पीठ करके बैठते थे। अगर ऐसा नहीं होता तो सुबह उन्हें ड्रिल पर अपना ध्यान लगाने में कठिनाई होती। वे भरी दोपहर में तेजी से उड़ते हुए उल्लुओं को नहीं देख पाए। जब एक के बाद एक उल्लू तेजी से उड़कर गए तो लोग उंगली से इशारा करके मुंह फाड़े उन्हें देखते रहे। उनमें से ज्यादातर लोगों ने तो रात में भी कभी उल्लू नहीं देखा था। बहरहाल मिस्टर डर्जली ने सुबह पूरी तरह सामान्य गुजारी, जिसमें उल्लुओं का नामो निशान नहीं था। लंच में उन्होंने सोचा कि पैर सीधे कर लें और सड़क के पार सामने वाली बेकरी से अपने लिए स्वीट ब्रेड ले आए। गुजरते समय मिस्टर डर्जली ने फिर उन लोगों को गुस्से से घूरा जो न जाने क्यों उन्हें देखकर थोड़े परेशान हो गए। ये लोग रोमांचित होकर आपस में कानाफूसी कर रहे थे। उनके हाथ में चंदा मांगने वाला डिब्बा भी नहीं था। वापस लौटते समय मिस्टर डर्जली की थैली में एक बड़ी स्वीट ब्रेड थी और जब वे उन लोगों के पास आए तो उनकी बातचीत के कुछ शब्द सुनाई दिए। पॉटर परिवार? हाँ, सही है, मैंने यही सुना। हाँ, उनका बेटा हैरी। मिस्टर डर्जली के पैरों में जैसे लकवा मार गया हो। डर के मारे उनके होश उड़ गए। उन्होंने कानाफूसी करने वालों की तरफ देखा जैसे कुछ पूछना चाहते हैं, परंतु उन्होंने इसी में अपनी भलाई समझी कि ऐसा न किया जाए। उन्होंने सड़क के पार दौड़ लगा दी। ऑफिस में घुसे अपनी सेक्रेटरी को फटकारा कि उन्हें डिस्टर्ब न करे। झपट कर फोन उठाया, नंबर लगभग पूरा डायल कर लिया, लेकिन तभी उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। रिसीवर नीचे रख दिया और मूंछों पर हाथ फेरने लगे। वे सोच रहे थे, नहीं, वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रहे हैं। पॉटर नाम के बहुत से लोग होंगे। उन्हें विश्वास था कि पॉटर नाम के ऐसे भी बहुत लोग होंगे जिनके बेटे का नाम हैरी होगा। अगर देखा जाए तो उन्हें पक्का ये भी पता नहीं था कि उनके भांजे का नाम हैरी ही था। उन्होंने उसे कभी देखा ही नहीं था। उसका नाम हार्वे या हेराल्ड भी तो हो सकता था। मिसेस डर्जली को चिंता में डालने से क्या फायदा। अपनी बहन का नाम सुनकर वो हमेशा बहुत परेशान हो जाती थी। उस दोपहर ड्रिल पर ध्यान लगाए रखने में उन्हें बहुत कठिनाई हुई। शाम को 5 बजे ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकले तो इतने परेशान थे कि गेट से निकलते एक आदमी से टकरा गए। सॉरी, वो हड़बड़ी में बोले, क्योंकि उनकी टक्कर से एक ठिगना बूढ़ा आदमी लड़खड़ा कर गिर गया था। कुछ सेकंड के बाद मिस्टर डर्जली को ध्यान गया कि उस आदमी ने भी वैसा ही चोगा पहन रखा है। टकराने और जमीन पर गिर जाने से वह कतई नाराज या परेशान नहीं था। इसके बजाय उसके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान थी। उसने अपनी चिचियाती सी कांपती आवाज में कहा, कोई बात नहीं, आज मुझे कोई चीज परेशान नहीं कर सकती। खुशियां मनाओ, क्योंकि तुम जानते हो कौन अब आखिरकार चला गया है। आज खुशी का दिन है। तुम जैसे मगलुओं को भी जश्न मनाना चाहिए। फिर उस बूढ़े ने मिस्टर डर्जली की कमर में हाथ डालकर उन्हें गले लगाया और वहां से चला गया। मिस्टर डर्जली किसी पेड़ की तरह वहीं खड़े रह गए। एक अजनबी ने उन्हें गले लगाया था। यही नहीं, उसने उन्हें मगलू भी कहा था। उसका चाहे जो भी मतलब होता हो, उनके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। वे अपनी कार की तरफ लपके घर की तरफ चल दिए। उन्हें आशा था कि ये सब बातें कल्पना की उपज होंगी। ये आशा उन्होंने आज से पहले कभी नहीं की थी, क्योंकि कल्पना की उड़ान उन्हें पसंद नहीं थी। जब वे अपने घर के पोर्च में अंदर घुसे तो उन्होंने पहली चीज देखी जिसे देखकर उनका दिमाग खराब हो गया। वही भूरी बिल्ली जिसे उन्होंने सुबह देखा था। अब वह उनके बगीचे की मुंडेर पर बैठी थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि ये वही बिल्ली है, क्योंकि इसकी आंखों के चारों तरफ उस समय भी इसी तरह के निशान थे। शू!
मिस्टर डजली जोर से चिल्लाए। बिल्ली टस से मस नहीं हुई। इसके बजाय उसने मिस्टर डजली की तरफ घूर कर देखा। मिस्टर डजली हैरान रह गए। क्या ये आम बिल्लियों जैसा व्यवहार था? उन्होंने अपने आप को संभालने की कोशिश की और वो घर के अंदर घुस गए। अब भी उनका ये इरादा पक्का था कि वो अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताएंगे। मिसेस डजली का दिन अच्छा और सामान्य गुजरा। उन्होंने डिनर पर अपने पति को बताया कि पड़ोसन की अपनी बेटी के साथ समस्या चल रही है और डडली ने एक नया वाक्य सीखा है, नहीं करूंगा। मिस्टर डजली ने सामान्य व्यवहार करने की कोशिश की। जब डडली को सुला दिया तो वो ड्राइंग रूम में गए ताकि रात के समाचार की अंतिम खबर सुन सकें। और अंत में हर जगह लोग बता रहे हैं कि इस देश में उल्लुओं की हरकतें आज बहुत अजीब थीं। हालांकि उल्लू आमतौर पर रात को ही शिकार करते हैं और दिन की रोशनी में शायद ही कभी दिखते हैं, परंतु आज सूरज उगने के बाद से सैकड़ों उल्लू हर दिशा में उड़ते हुए दिखाई दिए। विशेषज्ञ ये नहीं बता पाए कि उल्लुओं ने अचानक अपने सोने का समय क्यों बदल दिया है। समाचार पढ़ने वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी अजीब बात है। और अब मौसम की जानकारी जिम मैकफिन से। जिम, क्या आज रात भी उल्लुओं की बारिश होने की संभावना है? हेलो टेड, मौसम विशेषज्ञ ने कहा। मैं उसके बारे में तो नहीं जानता, परंतु आज सिर्फ उल्लुओं की हरकतें ही अजीब नहीं रहीं। कैंट, यॉर्कशायर और डंडी के दर्शकों ने मुझे फोन करके बताया कि मैंने कल रात जिस बारिश का वादा किया था उसकी जगह आज आसमान से उल्काओं की बारिश हुई है। शायद लोग बॉनफायर नाइट का त्योहार थोड़ी जल्दी मना रहे हैं। ये अगले सप्ताह है दोस्तों, परंतु आज की रात निश्चित रूप से पानी बरसेगा। मिस्टर डजली अपनी कुर्सी पर बर्फ की तरह जम गए। पूरे ब्रिटेन में उल्काओं की बारिश, दिन की रोशनियों में उल्लुओं का उड़ना, हर जगह चोगों में रहस्यमय लोग और पॉटर परिवार के बारे में कानाफूसी। मिसेस डजली 2 कप चाय लेकर ड्राइंग रूम में आईं। बिना बताए कोई चारा नहीं था। उन्हें अपनी पत्नी को कुछ तो बताना पड़ेगा। उन्होंने घबराते हुए अपना गला साफ किया। ओह पिटूनिया डियर, हाल में ही तुम्हारी बहन की कोई खबर मिली क्या? उन्होंने जैसा सोचा था, मिसेस डजली को झटका भी लगा और गुस्सा भी आया। आमतौर पर वो लोग यही जताते थे कि मिसेस डजली की कोई बहन नहीं, उन्होंने तीखा जवाब दिया। क्यों? समाचार में अजीब खबरें आ रही हैं, मिस्टर डजली ने सहमी हुई आवाज में कहा। उल्लू, उल्काएं और शहर में आज अजीब से लोग घूम रहे हैं। मिसेस डजली ने तमतमा कर पूछा। मैंने सोचा कहीं इसका संबंध उन लोगों से ना हो। उनकी तरह के लोग तो नहीं ये। मिसेस डजली होंठ सिकोड़कर अपनी चाय पीती रहीं। मिस्टर डजली ने विचार किया कि क्या उनमें अपनी पत्नी को यह बताने की हिम्मत है कि उन्होंने पॉटर का नाम सुना था। अंत में वो इस नतीजे पर पहुंचे कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी। उन्होंने कहा, उनका बेटा, उसकी उम्र भी अपने डडली जितनी है ना? मेरा ख्याल उतनी ही होना चाहिए, मिसेस डजली ने कड़क कर कहा। वैसे उसका नाम हावर्ड है ना? हैरी। मेरे ख्याल से यह बहुत ही घटिया और सड़क छाप नाम है। और नहीं तो क्या, मिस्टर डजली बोले। उनका दिल बुरी तरह डूब गया। बिल्कुल ठीक कहा, मेरा भी यही ख्याल है। जब वो लोग सोने के लिए ऊपर वाली मंजिल पे गए तो इसके बाद मिस्टर डजली इस विषय पर एक भी शब्द नहीं बोले। मिसेस डजली बाथरूम में थीं तो मिस्टर डजली चुपके से बेडरूम की खिड़की के पास गए। उन्होंने सामने के बगीचे में झांका। बिल्ली अब भी वहीं थी। वो प्रिवेट ड्राइव के मोड़ पर नजरें गड़ाई थी जैसे किसी का इंतजार हो। क्या ये उनके मन का वहम था या फिर इन सब का पॉटर परिवार से कोई संबंध है? अगर ऐसा हो, अगर किसी को पता चल जाए कि उनका संबंध ऐसे लोगों से है तो बहरहाल ये तय था कि वे सहन नहीं कर पाएंगे। मिस्टर और मिसेस डजली बिस्तर पर लेट गए। मिसेस डजली तो तत्काल सो गईं, पर मिस्टर डजली जागते रहे, मन ही मन सारी बातें याद करते रहे। सोने से पहले उनके मन में तसल्ली देने वाला आखिरी विचार यही था, अगर पॉटर परिवार का इन अजीब घटनाओं से कोई संबंध है भी तो डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि वे उनके और मिसेस डजली के पास भला क्यों आएंगे। पॉटर दंपत्ति बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि उनके और उन जैसे लोगों के बारे में पिटूनिया के किस तरह विचार हैं। मिस्टर डजली की समझ में नहीं आ रहा था कि वे और पिटूनिया किसी ऐसी चीज में किस तरह उलझ सकते थे जो इस समय हो रही होंगी। उन्होंने उबासी ली, करवट बदली। मिस्टर डजली भले ही कच्ची नींद में सोए, पर बाहर मुंडेर पर बैठी बिल्ली की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो मूर्ति की तरह स्थिर थी।
पलक झपकाए बिना प्रिवेट ड्राइव के दूर वाले मोड़ पर नजरें गड़ाई थी। जब अगल बगल सड़क पर कार का दरवाजा भड़ाक से बंद हुआ तो वो हिली भी नहीं, न ही तब जब दो उल्लू उनके सिर पर से उड़ते हुए गए। लगभग आधी रात के करीब बिल्ली अपनी जगह से हिली। बिल्ली जिस मोड़ पर नजरें गड़ाई थी वहां एक आदमी प्रकट हुआ। वो इतने अचानक और चुपचाप आया कि देखने वाले को लग सकता था कि जैसे वो जमीन के भीतर से निकला हो। बिल्ली की पूंछ फड़की, उसकी आंखें सिकुड़ गई। इस तरह का आदमी प्रिवेट ड्राइव में पहले कभी नहीं दिखा था। लंबा, दुबला और बहुत बूढ़ा। उसकी उम्र उसके बालों और उसकी दाढ़ी की सफेदी से पता चलती थी, जो दोनों ही इतने लंबे थे कि वह उन्हें अपनी बेल्ट के नीचे खोस सकता था। वो लंबा दुशाला ओढ़े था, उसका जामुनी चोगा जमीन पर घिसट रहा था और उसने ऊंची एड़ी के बकल वाले जूते पहन रखे थे। आधे चांद के आकार वाले चश्मे के पीछे से दिखती उसकी नीली आंखें साफ और चमकदार थीं। उसकी नाक बहुत नुकीली और मुड़ी हुई थी, जैसे उसे कम से कम 2 बार तोड़ा गया हो। इस आदमी का नाम था एल्बस डंबलडोर। एल्बस डंबलडोर को शायद इस बात का एहसास नहीं था कि वो अभी अभी ऐसी सड़क पर आ गए थे जहां उनके नाम से लेकर उनके जूते तक किसी चीज को पसंद नहीं किया जाता। वे अपने चोंगे में हाथ डालकर टटोल रहे थे, जैसे कुछ ढूंढ रहे हों। परंतु उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि उन्हें कोई देख रहा है, क्योंकि उन्होंने अचानक बिल्ली की तरफ देखा, जो सड़क के दूसरी छोर से उन्हें घूर रही थी। न जाने क्यों बिल्ली को देखकर उन्हें खुशी हुई। वे हंसे और धीरे से बोले, मुझे मालूम होना चाहिए था। वो जिस तरह की चीज तलाश कर रहे थे उन्हें अंदर वाली जेब में मिल गई। ये चांदी के सिगरेट लाइटर की तरह दिख रहा था। उन्होंने उसे खोला और हवा में लहराते हुए क्लिक किया। सबसे पास वाला सड़क का लैंप तड़ से बंद हो गया। उन्होंने एक बार फिर क्लिक किया, अगला लैंप भी बुझ गया। उन्होंने अपनी बत्ती बुझाने वाले यंत्र को 12 बार क्लिक किया और कुछ समय बाद पूरी सड़क पर सिर्फ 2 छोटी रोशनियां बची थी। दूर बैठी बिल्ली की आंखें उन्हें देख रही थीं। डंबलडोर ने बत्ती बुझाने वाले यंत्र को वापस चोगे में रख लिया और सड़क पर मकान नंबर 4 की तरफ बढ़े, जहां वे बिल्ली के बगल में मुंडेर पर बैठ गए। उन्होंने बिल्ली की तरफ नहीं देखा, परंतु एक पल बाद उन्होंने बिल्ली से कहा, प्रोफेसर मैकगोनिगल, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वे बिल्ली की तरफ देखकर मुस्कुराए, परंतु भूरी बिल्ली गायब हो चुकी थी। बिल्ली की बजाय एक गंभीर सी दिखने वाली महिला को देखकर वो मुस्कुरा रहे थे, जो उसी तरह का चौकोर चश्मा पहने थी जिस तरीके के निशान बिल्ली की आंखों के चारों तरफ था। वो एक चोगा भी पहने थी जो गहरे रंग का था। उसके बाल जूड़े में कसकर बंधे हुए थे, साफ नजर आ रहा था। वो परेशान थी। आप कैसे समझे कि वो बिल्ली मैं ही थी? उन्होंने पूछा। माय डियर प्रोफेसर, मैंने आज तक किसी बिल्ली को इतना तनकर बैठे नहीं देखा। अगर आपको दिन भर ईंट की मुंडेर पर बैठना पड़ता तो आप भी ऐसे ही तनकर बैठते, प्रोफेसर मैकगोनिगल ने कहा। दिन भर? जबकि आप भी दिन भर जश्न मना सकती थीं। यहाँ आते समय मैं रास्ते में दर्जन भर दावतों और समारोहों के पास से होता हुआ आया हूँ। प्रोफेसर मैकगोनिगल गुस्से से गुर्राई। अरे हाँ, सब जश्न मना रहे हैं, उन्होंने बेचैन होकर कहा। वैसे समझदारी इसी में होती कि वो थोड़े सावधान रहते, परंतु नहीं। यहाँ तक कि मगलू भी जान गए हैं कि कोई अजीब चीज हुई है। उनके समाचारों में खबर थी। उन्होंने अपने सिर को डजले के अंधेरे ड्राइंग रूम की खिड़की की तरफ झटके से मोड़ा। मैंने समाचार सुने थे। उल्लुओं के झुंड, उल्काएं। वे लोग पूरी तरह मूर्ख नहीं हैं, उन्हें पता चलना ही था। कैंट में उल्काओं की बारिश, मैं शर्त लगा सकती हूँ यह डिडलेस डिगल का काम होगा। उसमें धेले भर की अकल नहीं है। आप उन्हें कैसे दोष दे सकती हैं? डंबलडोर ने नरमी से कहा। 11 साल से हमारे पास जश्न मनाने की कोई वजह नहीं थी। मैं जानती हूँ, प्रोफेसर मैकगोनिगल ने चिढ़ते हुए कहा, परंतु इसका मतलब ये तो नहीं कि लोग बेवकूफी पर उतर आए। सरासर लापरवाही कर रहे हैं। उन्होंने मगलुओं के कपड़े तक नहीं पहने, चोगे पहनकर भरी दोपहर में सड़कों पर घूम रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं। फिर उन्होंने डंबलडोर पर तीखी तिरछी निगाह डाली, मानो उम्मीद कर रही थी कि वो कुछ कहेंगे, परंतु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए वो आगे बोलती रही।
कितना बढ़िया होगा अगर जिस दिन तुम जानते हो कौन आखिरकार गायब हो गया है, उसी दिन मगलुओं को हमारे बारे में पता चल जाए। मुझे लगता है वो सचमुच चला गया है। लगता तो ऐसा ही है, डंबलडोर ने कहा। हमें बहुत सी चीजों के लिए ऊपर वाले का एहसान मानना चाहिए। आप शरबत लेमन लेंगी? क्या? शरबत लेमन? एक तरह की मगलू मिठाई है जो मुझे बहुत पसंद है। नहीं धन्यवाद, प्रोफेसर मैकगोनिकल ने ठंडे स्वर में कहा, मानो कहना चाहते ये भी कोई वक्त है शरबत लेमन खाने का। जैसा मैंने कहा, अगर तुम जानते हो कौन चला भी गया हो, माय डियर प्रोफेसर, कम से कम आप जैसी समझदार महिला को तो उसका नाम लेना चाहिए। ये जानते हो कौन की बकवास छोड़िए। पिछले 11 सालों से मैं ये लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे उसके असली नाम से बुलाएं, वोल्डेमार्ट। प्रोफेसर मैकगोनिकल पीछे हटी, परंतु डंबलडोर 2 शरबत लेमन निकालने में लगे रहे, इसलिए उनकी तरफ नहीं देख पाए। अगर हम कहते रहें तुम जानते हो कौन, तुम जानते हो कौन, तो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि वोल्डेमार्ट का नाम लेने में डरने की कोई वजह है। मैं जानती हूं आप नहीं डरते, प्रोफेसर मैकगोनिकल ने कहा। उनके स्वर में आधी तारीफ और आधी उलझन साफ सुनाई दे रही थी। आपकी बात अलग है। आप अकेले आदमी हैं जिनसे तुम जानते हो। अरे अच्छा, वोल्डेमार्ट डरता है। आप मेरी जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रही हैं, डंबलडोर ने शांति से कहा। वोल्डेमार्ट में ऐसी शक्तियां हैं जो मुझ में भी नहीं हो सकती, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इतने महान हैं, आप उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। मेरी किस्मत अच्छी है कि आज अंधेरा है। मैं तब से इतना कभी नहीं शर्माया जब मैडम पॉम्फ्री ने मेरे नए मफलर की तारीफ की थी। प्रोफेसर मैकगोनिकल ने डंबलडोर को घूर कर देखा। उल्लुओं की तो छोड़िए, उससे भी तेज रफ्तार से अफवाहें चारों तरफ उड़ रही हैं। आप जानते हैं लोग क्या कह रहे हैं कि वो क्यों गायब हो गया है, आखिर किस चीज ने उन्हें रोक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रोफेसर मैकगोनिकल उस मुद्दे पर पहुंच गई थी जिसकी चर्चा करने के लिए वो सबसे ज्यादा बेचैन थी। ये असली कारण था जिसकी वजह से वो ठंडी सख्त मुंडेर पर दिन भर बैठी इंतजार कर रही थी, क्योंकि ना तो बिल्ली के रूप में ना ही महिला के रूप में उन्होंने डंबलडोर पर पहले इतनी पहनी निगाह डाली थी जितनी कि वे इस समय डाल रही थी। ये बात साफ थी कि चाहे लोग कुछ भी कहें, वे उनकी बात पर तब तक यकीन नहीं करने वाली जब तक कि डंबलडोर खुद कुछ न कह दें। परंतु डंबलडोर इस समय एक और शरबत लेमन छांट रहे थे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। प्रोफेसर मैकगोनिकल ने जोर देकर आगे कहा, लोग कह रहे हैं कि वोल्डेमार्ट कल रात को गार्डिक हॉलो में पॉटर परिवार की तलाश में गया था। अफवाह यह है कि लिली और जेम्स पॉटर मर चुके हैं। डंबलडोर ने सर झुकाया। प्रोफेसर मैकगोनिकल के मुंह से आह निकल गई। लिली और जेम्स? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहती। ओह एल्बस। डंबलडोर आगे बढ़े। उन्होंने मैकगोनिकल का कंधा थपथपाया। मैं जानता हूं, उन्होंने भारी आवाज में कहा। आगे बोलते समय प्रोफेसर मैकगोनिकल की आवाज थरथरा रही थी। यही नहीं, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उनके बेटे हैरी पॉटर को मारने की कोशिश की, परंतु वो उसे मार नहीं पाया। इस छोटे से बच्चे को नहीं मार पाया। कोई नहीं जानता कि ये क्यों और कैसे, पर लोग कह रहे हैं कि वोल्डेमार्ट हैरी पॉटर को नहीं मार पाया, उसकी शक्ति नष्ट हो गई और इसलिए वो गायब हो गया। डंबलडोर ने उदास होकर सिर हिलाया। ये सच है? प्रोफेसर मैकगोनिकल ने हकलाते हुए कहा। जब उसने इतना कुछ किया, जब उसने इतने लोगों को मार डाला, इसके बाद भी वो एक छोटे बच्चे को नहीं मार पाया। बहुत हैरानी की बात है, उसे रोकने वाला कौन था? परंतु भगवान के लिए मुझे बताएं कि हैरी कैसे बच गया। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, डंबलडोर ने कहा। शायद हम इसका कारण कभी नहीं जान पाएंगे। प्रोफेसर मैकगोनिकल ने अपना जाली वाला रुमाल निकाला, चश्मे के नीचे अपनी आंखें पोंछी। डंबलडोर ने गहरी सांस खींचते हुए जेब से एक सुनहरी घड़ी निकाली, उसे ध्यान से देखा। ये घड़ी बहुत विचित्र थी। इसमें 12 कांटे थे, पर अंक एक भी नहीं था। इसके बजाय इसके किनारे छोटे छोटे ग्रह घूम रहे थे। बहरहाल इससे डंबलडोर को कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि उन्होंने इसे वापस जेब में रख लिया। हैग्रिड को देर हो गई। वैसे मुझे लगता है उसी ने आपको बताया होगा कि मैं यहाँ आने वाला हूँ। हाँ, प्रोफेसर मैकगोनिकल ने कहा। और मुझे नहीं लगता कि आप मुझे बताएंगे कि आप कहीं और जाने की बजाय यहाँ क्यों आए हैं। मैं हैरी को उसके अंकल आंटी के पास छोड़ने आया हूँ।
अब उसके परिवार के नाम पर सिर्फ यही लोग बचे हैं। आप ये तो नहीं कहना चाहते, आपका इशारा उन लोगों की तरफ तो नहीं जो यहाँ रहते हैं? प्रोफेसर मैकगोनिकल ने चीखते हुए मकान नंबर 4 की तरफ इशारा किया और मुंडेर से नीचे कूद गई। डंबलडोर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने दिन भर इन लोगों को देखा है। दुनिया में आपको ऐसे दो लोग नहीं मिल सकते जो हमसे इतने अलग हैं। उनका एक बेटा भी है। मैंने देखा माँ को पूरी सड़क पर लात मारता जा रहा था और मिठाई खाने की जिद कर रहा था। हैरी पॉटर यहाँ आकर रहेगा? उसके लिए ये सबसे अच्छी जगह है, डंबलडोर ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा। जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसके अंकल आंटी उसे सब समझा देंगे। मैंने उनके लिए चिट्ठी लिख दी है। चिट्ठी? प्रोफेसर मैकगोनिकल ने कहा। वो एक बार फिर मुंडेर पर बैठ गई। डंबलडोर, क्या आपको सचमुच लगता है कि आप चिट्ठी में सारी बातें समझा सकेंगे? ये लोग उसे कभी नहीं समझ पाएंगे। वो मशहूर होगा, उसका नाम चारों तरफ होगा। मुझे हैरानी नहीं अगर भविष्य में आज का दिन हैरी पॉटर दिवस के रूप में मनाया जाए, हैरी के बारे में किताबें लिखी जाएं, हमारी दुनिया के हर बच्चे की जबान पे उसका नाम हो। बिल्कुल ठीक कहा। डंबलडोर ने अपने आधे चांद के आकार के चश्मे के ऊपर से गंभीरता से उन्हें देखा और कहा, यह किसी भी बच्चे के दिमाग को खराब करने के लिए काफी है। वो मशहूर हो जाएगा इससे पहले कि वो बोलना और चलना सीखे। उसे तो वो घटना याद भी नहीं होगी जिसके लिए वो मशहूर है। क्या आपको नहीं लगता इन सब से दूर रहकर बड़ा होना उसके लिए ज्यादा अच्छा होगा, जब तक वो इसे झेलने के लिए तैयार ना हो जाए? प्रोफेसर मैकगोनिकल ने अपना मुंह खोला, फिर इरादा बदलकर अपने विचार को निगला और आगे कहा, हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, परंतु डंबलडोर, वो बच्चा यहाँ आएगा कैसे? उन्होंने अचानक डंबलडोर के चोगे को घूरा, जैसे उन्हें लग रहा हो कि हैरी इसके नीचे छुपा है। हैग्रिड उसे ला रहा है। क्या आपको ये ठीक लगता है कि आप हैग्रिड पर इतने महत्वपूर्ण काम के लिए भरोसा कर रहे हैं? मुझे हैग्रिड पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा है, डंबलडोर ने कहा। मैं ये नहीं कहती कि वह दिल का बुरा है, प्रोफेसर मैकगोनिकल ने मन मार कर कहा, परंतु आपको ये मानना पड़ेगा कि वो लापरवाह है। ये उसकी आदत है। ये कैसी आवाज है? एक हल्की गड़गड़ की आवाज ने चारों तरफ फैली खामोशी को तोड़ दिया। धीरे धीरे आवाज तेज होती गई। उन्होंने सड़क के ऊपर और नीचे की तरफ से हेडलाइट की हल्की रोशनी तलाश की, और जब बहुत तेज हो गई आवाज, उन्होंने आसमान की तरफ देखा। एक बड़ी मोटरसाइकिल हवा में से निकलकर नीचे उतरी और सामने सड़क पर आकर खड़ी हो गई। मोटरसाइकिल बहुत बड़ी थी, परंतु उस आदमी के मुकाबले में कुछ नहीं थी जो उस पर बैठा हुआ था। वो आम आदमी की तुलना में दुगना लंबा था, कम से कम 5 गुना चौड़ा था। एकदम जंगली लग रहा था, क्योंकि काले बालों और दाढ़ी की लंबी लटों ने उसके ज्यादातर चेहरे को छुपा लिया था। उसके हाथ कूड़ेदान के ढक्कन जितने बड़े थे और चमड़े के जूतों में उसके पैर बेबी डॉल्फिन की तरह लग रहे थे। उसकी विशाल शक्तिशाली बाहों में कंबल की पोटली थी। हैग्रिड, डंबलडोर ने राहत की सांस लेते हुए कहा, आखिर तुम आ ही गए। मोटरसाइकिल कहाँ से मिली? उधार ली प्रोफेसर डंबलडोर सर, हैग्रिड ने मोटरसाइकिल से सावधानी से उतरते हुए कहा। सीरियस ब्लैक ने हमें उधार दी है, हम उससे ले आए सर। कोई मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं सर, घर तो लगभग पूरी तरह तबाह हो गया है, परंतु इससे पहले कि मगलू चारों तरफ जमा हो जाते, हम सही सलामत इसे बाहर निकाल लाए। जब हम ब्रिस्टल के ऊपर उड़ रहे थे तो उसे अच्छी नींद लग गई। डंबलडोर और प्रोफेसर मैकगोनिकल आगे झुके, कंबल की पोटली के ऊपर से झांका। अंदर एक छोटा बच्चा था जो गहरी नींद में सो रहा था। उसके माथे पर काले घने बालों के गुच्छे के नीचे एक अजीब से आकार का घाव दिख रहा था, जैसे वहां बिजली गिरी हो। क्या यहीं पर? प्रोफेसर मैकगोनिकल ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, डंबलडोर ने कहा, उसके माथे पर यह निशान जिंदगी भर रहेगा। क्या आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते डंबलडोर? अगर मैं कर भी सकता तो नहीं करता। घाव के निशान कई बार बहुत काम आते हैं। मेरे खुद के घुटने पर एक निशान है जो लंदन के अंडरग्राउंड का बेहतरीन नक्शा है। खैर, उसे मुझे दे दो हैग्रिड। अच्छा रहेगा अगर इस काम को हम जल्दी निपटा लें। डंबलडोर ने हैरी को अपनी बाहों में लिया और डर्सली के घर की तरफ मुड़ गए। क्या हम उसे गुड बाय कह सकते हैं सर? हैग्रिड ने पूछा। उसने अपना बड़ा झबरीले बालों वाला सिर हैरी पर झुकाया, लटकते बालों को छुआते हुए उसे बहुत हल्के से चूम लिया।
अचानक हैग्रिड के मुंह से आवाज निकली जैसे घायल कुत्ता रो रहा हो। प्रोफेसर मैगोनिकल ने कहा, मगलू जाग जाएंगे। सॉरी, हैग्रिड ने सिसकते हुए कहा। उसने एक बड़ा सा धब्बेदार रुमाल निकाला और अपना चेहरा छुपा लिया। परंतु इसे हम सहन नहीं कर सकते। लिली और जेम्स मर गए और बेचारे छोटे से हैरी को मगलुओं के साथ रहना पड़ेगा। हाँ, बड़े दुख की बात है। अपने आप को संभालो हैग्रिड, वरना लोग हमें देख लेंगे, प्रोफेसर मैगोनिकल ने फुसफुसाते हुए कहा। जब डंबलडोर बगीचे की नीची दीवार को लांघकर सामने वाले दरवाजे तक गए तो प्रोफेसर मैगोनिकल हैग्रिड की बांह को डरते डरते थपथपा रही थीं। डंबलडोर ने हैरी को दरवाजे की सीढ़ियों पर धीरे से लिटा दिया, अपने चोगे से एक चिट्ठी निकाली और हैरी के कंबलों के अंदर सावधानी से रखा। इसके बाद वे उन दोनों के पास लौट आए। पूरे 1 मिनट तक वे तीनों खड़े रहे और उस छोटी सी पोटली को निहारते रहे। हैग्रिड के कंधे हिल रहे थे, प्रोफेसर मैगोनिकल की पलकें लगातार झपक रही थीं और डंबलडोर की आंखों में जो चमक आमतौर पर नजर आती थी इस समय नहीं दिख रही थी। तो डंबलडोर ने अंत में कहा, अब हमारा काम खत्म हो चुका है, यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा होगा हम यहाँ से चल दें और जश्न में शामिल हो जाएं। हाँ, हैग्रिड ने बहुत दबी आवाज में कहा, हम ये मोटरसाइकिल सीरियस ब्लैक को लौटा देते हैं। गुड नाइट प्रोफेसर मैगोनिकल। प्रोफेसर डंबलडोर सर। अपने बहते हुए आंसुओं को अपनी जैकेट की आस्तीन से पोंछते हुए हैग्रिड मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और किक मारकर उसके इंजन में जान डाल दी। तेज गरज के साथ मोटरसाइकिल हवा में उठी और रात के अंधेरे में गुम हो गई। प्रोफेसर मैगोनिकल, मुझे आशा है आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी, डंबलडोर ने सिर हिलाते हुए कहा। प्रोफेसर मैगोनिकल ने जवाब में अपनी नाक सुड़की। डंबलडोर मुड़े और सड़क पर चल दिए। मोड़ पर जाकर वे रुके और अपना चांदी का बत्ती बुझाने वाला यंत्र बाहर निकाला। उसे एक बार क्लिक किया तो रोशनी के 12 गोले सड़क के लैंपों की तरफ तेजी से लपके और प्रिवेट ड्राइव अचानक नारंगी रोशनी से नहा गया। डंबलडोर देख सकते थे कि सड़क के दूसरे सिरे पर एक भूरी बिल्ली चली जा रही है। गुड लक हैरी, उन्होंने धीरे से कहा। वे पलटे और चोगे को एक झटका देते हुए गायब हो गए। हल्की हल्की हवा प्रिवेट ड्राइव की साफ सुथरी झाड़ियों को हिला रही थी। काले आसमान के नीचे सब कुछ शांत और व्यवस्थित था। ये आखिरी जगह थी जहां आप आश्चर्यजनक घटनाएं होने की उम्मीद कर सकते थे। हैरी पॉटर ने सोते सोते अपने कंबल के भीतर करवट बदली। उसके नन्हे हाथ ने पास रखी चिट्ठी को पकड़ लिया। वो सोता रहा। वो नहीं जानता था कि वो खास है, ये भी नहीं कि वो मशहूर है, ये भी नहीं कि वो कुछ घंटे बाद मिसेस डजली की चीख सुनकर उठेगा जब वे दूध की बोतल बाहर रखने के लिए सामने वाला दरवाज़ा खोलेंगी। वो ये भी नहीं जानता था कि अगले कुछ सप्ताह उसका कजिन डडली उसे नोचेगा, तंग करेगा। और वो ये तो जान ही नहीं सकता था कि इस समय पूरे देश में छुप छुप कर मिल रहे लोग गिलास उठाकर दब रहे हैं हैरी पॉटर के नाम, वो लड़का जो जिंदा बच गया। हैरी पॉटर और पारस पत्थर। हैरी पॉटर सीरीज की इस किताब के दूसरे अध्याय के साथ हम कल फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।